हो गया। हेलो नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों के बीच हाजिर हुआ हूँ। क्लास 10th और 12th का चौथा चैप्टर जो फिजिक्स का है, क्लास 10th का विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, और क्लास 12th का जो ये यूनिट है उसका कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न ऑब्जेक्टिव का बच गया था पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में हम लोग देखे हैं, 10 प्रश्न देख लिए थे, उसका डिस्कशन देख लिए थे। आज हम लोग उस पार्ट को पूरा कंप्लीट करेंगे और ये विद्युत चैप्टर आपका टॉपिक ये समाप्त हो जाएगा, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। आज मैं फिर आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ वही, तो आप लोगों को ध्यानपूर्वक देखना है और बलग में आप लोगों को क्या करना है आपको पता है। प्रत्येक दिन की तरह आप लोगों को कॉपी कलम लेके बैठना है और फिर जो भी बताया जाएगा आपको लिखना है, ताकि आपका बेहतर से बेहतर अंक 2024 में जितने भी बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उनका प्राप्त हो सके। 2024 में जितने भी बच्चे परीक्षा देने वाले हैं उनका अंक जो है आपका बेहतर से बेहतर प्राप्त हो सके। तो फिर चलते हैं हम लोग अब विषय वस्तु की ओर। फिर से एक बार कहते हैं, यदि आप नए चैनल पे हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और ताकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आपको इन्फॉर्मेशन चला जाएगा। और इस चैनल पे आपको 10th का हर एक चीज़ प्रोवाइड करवाया जाएगा साइंस से रिलेटेड। लॉजिक ही है, अब साइंस को गुलाम बनाओ, ठीक ना। तो इस पर वर्क किया जा रहा है और इस पर काम किया जाएगा। चलिए अब आगे आते हैं। आगे तो आप इससे जब लाइव जुड़ेंगे तो फिर बात करेंगे। चलिए, कहता है कि ये पहला प्रश्न यानी कि 11 नंबर प्रश्न है, 10 तक पिछले क्लास में हो गया। हाँ, कुछ बच्चे कल जवाब दिए थे, बहुत सारे बच्चे कल जवाब ज़्यादा सही ही दिए थे, ठीक ना। 3 नंबर प्रश्न का हम जो प्रश्न दिए थे आप लोगों को कि किसका आंसर क्या होगा ये जवाब देने के लिए। चलिए, कहता है किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होता है। न्यूमेरिकल है प्यारे बच्चे। अब न्यूमेरिकल का रूल क्या कहता है आपको हम बार बार बोलते हैं, न्यूमेरिकल पहले न्यूमेरिकल से हड़बड़ाना नहीं है, शांति से पहले न्यूमेरिकल की कह रहा है उसको सुनो। ये कह रहा है यानी कि जो कहता है उसको लिखते हैं दिया गया है, दिया गया है। अब क्या दिया गया प्यारे बच्चे, कहता है कि किसी बल्ब से 220 वोल्ट, जैसे देखें वोल्ट यानी कि विभवांतर हमारा भी दे दिया कितना 220 वोल्ट की 2 एम्पियर की धारा, 2 एम्पियर जैसे देखे यानी कि आई हमारा यानी करंट हमारा दे दिया 2 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा यानी कि R बराबर वाट। अब जहाँ इतना चीज देखे हैं आप पढ़े होंगे, ओम का नियम आपके माइंड में ओम का नियम आ जाना चाहिए, यानी V बराबर I इंटू R। अब देखिए ना, 220 V के जगह 220, I का वैल्यू 2, R का वैल्यू निकालना है, काट देंगे 110 मरते, इसलिए R बराबर आपका क्या आ जाएगा 110 ओम। आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान था और आप लोगों से भी बन जाना चाहिए, ठीक ना। तो चलिए आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं। दिया गया था क्या, V बराबर 220 वोल्ट दे दिया, I बराबर 2 एम्पियर दे दिया, R पूछ दिया, R और हम जानते हैं ओम के नियम से V बराबर I इंटू R। तो V का वैल्यू रख दिए, I का वैल्यू रख दिए, R वैल्यू निकल गया, ठीक। तो चलिए आगे की प्रश्न की ओर चलते हैं, आगे प्रश्न लगा दिया जाए बाबू। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ गया। अब देखिए, पंखा बंद कर दो बाबू वो अपना। चलिए बाबू अब देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। अब विद्युत शक्ति के लिए कौन नहीं है। अब देखिए विद्युत शक्ति P बराबर होता है W/T होता है। विद्युत शक्ति बराबर फॉर्मूला होता है P बराबर W/T। अब इसमें आपको I स्क्वायर R एक और P बराबर क्या होता है, P बराबर एक होता है V इंटू आई होता है, यानी कि विद्युत शक्ति बराबर विभवांतर गुना विद्युत धारा। अब यहां से हम चलते हैं तो P बराबर हम एक होता है V बराबर I इंटू R होता है प्यारे बच्चे। तो हम I बराबर यानी V बराबर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं I इंटू R इंटू आपका हो जाएगा I। तो आप देखिएगा P बराबर हमारा I स्क्वायर R हो जाता है। ऑप्शन कहीं दे रहा है क्या, I स्क्वायर R ये होता है, ये प्राप्त हो गया, ये होता है। यहाँ कह रहा कौन नहीं होगा। दूसरा देखिए एक तीसरा नंबर में C नंबर में आपका V इंटू आई, तो P बराबर V इंटू आई तो आपका है ये है, तो ये भी होता है। चौथा है आपका D नंबर में V स्क्वायर बटे R। इसको बदल के देखते हैं, यदि हम I को लिख सकते हैं V बटे
V/R लिख सकते हैं, और R को हम क्या लिख सकते हैं, V/I लिख सकते हैं। अब वैल्यू पुट करके क्या देखते हैं, P बराबर हम जानते क्या चला, P बराबर V/I जानते हैं। अब यदि हम V/I का वैल्यू रख दें V/R तो हमें प्राप्त हो जाएगा V²/R। क्या ऐसा ऑप्शन है क्या, V²/R, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है ये भी आपका पर्याप्त है, यानी कि तीनों संभव है। तो कौन बच गया, नहीं संभव है, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बी द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, तो कौन नहीं बनेगा, चला ऑप्शन नंबर बी नहीं बनेगा। कैसे नहीं बनेगा, आपके सामने में ये बता दिया गया। पहले क्या किए, एक फॉर्मूला होता है P बराबर शक्ति बराबर होता है W/T, विद्युत शक्ति बराबर होता है विद्युत धारा गुना विभवांतर यानी विभव। ये विद्युत शक्ति है, विद्युत शक्ति बराबर क्या हो गया आपका विद्युत विभव यानी विभवांतर, विभवांतर गुना विद्युत धारा। अब ये भी को हम लिख सकते हैं ओम के नियम से, क्या लिख सकते हैं, I/R, तो I/R/I लिख दिया तो I² हो गया। ये हमारा ऑप्शन में मौजूद था, ऑप्शन नंबर ए, ये ऑप्शन नंबर ए आपका है। इसमें देखिएगा फिर V बराबर I/R, I बराबर V/R कर सकते हैं, R बराबर V/R कर सकते हैं, R बराबर V/I कर सकते हैं, R बराबर हम क्या कर सकते हैं, V/I। अब देखिए P बराबर हम जानते हैं V/I का जानते हैं, अब V/I की जगह क्या लगा दिए, V/R लगा दिए तो V²/R। ये भी आपका ऑप्शन मौजूद है, ऑप्शन नंबर V² यानी कि ऑप्शन नंबर डी ये प्राप्त है। और ये आपका ऑप्शन नंबर कितना था, ऑप्शन नंबर आपका सी ये प्राप्त था। तो राइट आंसर कौन नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। चलिए आ जाए, ये आगे बढ़ते हम लोग, अगला प्रश्न लगा दिया जाए बाबू। नेक्स्ट प्रश्न आपका आगे आपके स्क्रीन पे, और ये आपका प्रश्न ही बहुत लाजवाब है सभी बच्चे के लिए। आप एक प्रश्न का जवाब सभी बच्चे कमेंट कीजिएगा, आप पढ़ लिए हैं, आप कमेंट कीजिएगा। आँखों का रंग का निर्धारण, आँखों के रंग का निर्धारण मानव नेत्र के किस भाग से होता है। सबसे पहले जो बच्चे कमेंट कीजिएगा, कल सैटरडे है, आपका टेस्ट माफ नहीं होगा, ठीक ना। चलिए टेस्ट माफ नहीं होगा क्योंकि वो पेड रहता। चलिए इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है इसको हम लोग देख लेते हैं। कहता 1.6 इंटू, क्योंकि ये सब जवाब दे देगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आपका। कहता इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, ये होता है निगेटिव होता है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम दे दिया है। 16 तो ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये मिल रहा है, ये हो मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और डी दोनों मिल रहा है। इसमें देखिएगा यहाँ यदि हम प्लस यहाँ निगेटिव कर देते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि यहाँ निगेटिव होगा। ये टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा सा बाबू, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है तो यहाँ माइनस होगा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यदि यहाँ ये प्लस है तो ये किसका चार्ज हो जाएगा, ये आपका प्रोटॉन का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, प्रोटॉन का हो जाएगा। यदि हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का खोज आपका किसने किया, तो जे थॉमसन ने किया था, जे थॉमसन ने किया था, थॉमसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया प्यारे बच्चे, तो जे थॉमसन ने किया। यदि बात करें कि कब किया, तो इसका खोज बाबू 1896 ईस्वी में किया गया था, 1896 ईस्वी में किया गया था, जे थॉमसन ने किया था। यदि इलेक्ट्रॉन के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे, इलेक्ट्रॉन तो ये कहाँ रहता है, तो कक्षा की अंतिम कक्षा में ये चक्कर लगाते रहता है। कहाँ चक्कर लगाता है, तो अंतिम कक्षा में चक्कर लगाता है। अंतिम कक्षा में ये सब केमिस्ट्री में आपको पढ़ना पड़ता है, अंतिम कक्षा में चक्कर लगाता है, अंतिम कक्षा में चक्कर लगाता है। यदि और हम बात करें इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो इसका यदि हम मास की बात करें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका क्या हो जाएगा, तो मास यानी कि इसका इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपका ये द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है आपका 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ये आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। यदि हम प्रोटॉन की बात करें प्यारे बच्चे, तो प्रोटॉन का खोज किसने किया था, तो खोज किया था गोल्डस्टीन ने। खोज किसने किया था, गोल्डस्टीन ने किया।
इसमें कभी कभी प्रश्न बझाने के लिए बच्चे से क्या पूछ देता है, प्रोटॉन का नामकरण किसने किया? तो प्रोटॉन का नामकरण यानी नामकरण मतलब खोज किया दूसरे को और नाम रखा दूसरा। तो ये नामकरण जो किया प्यारे बच्चे, ये रदरफोर्ड साहब किए थे, रदरफोर्ड ने किया। प्रोटॉन का खोज कब होता है? यदि इसकी हम खोज की बात करें तो ये आपका खोज प्रोटॉन का हो जाता है 1917 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में। अब देखिए, अब आते हैं एक और कण होता है, एक होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता, ये आवेशहीन होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की यदि हम बात करें तो इस पर आवेश नहीं होता, आवेश नहीं होता है, यानी इसलिए ये क्या कहलाता है? उदासीन कहलाता है। प्रश्न पूछा जाता है, ठीक ना, कौन सा मौलिक कण उदासीन रूप में पाया जाता है? तो न्यूट्रॉन पाया जाता है। अब यदि न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? तो इसका चैडविक ने किया था, जेम्स चैडविक ने किया था, चैडविक ने किया था, जेम्स चैडविक ने किया था प्यारे बच्चे। अब यदि हम बात करें कि कब किया, तो ये 1932 ईस्वी में किया था। यदि इसके हम आवेश की बात तो कर लिए, यानी कि इस पर कोई आवेश नहीं होता, ठीक। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा और आप इसको लिख लीजिएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे ऑप्शन नंबर डी में प्लस है तो प्रोटॉन के लिए चल गया, निगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन के लिए चल गया, ठीक ना। उदासीन पे न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपका मौलिक कण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को लगा दिया जाए प्यारे बच्चे। चलिए आपका प्रश्न संख्या 14 आ गया है और 14 प्रश्न संख्या आपका एक लल्लन टॉप है, क्या है? तो ये आपका न्यूमेरिकल है, ये आपसे बन जाना चाहिए प्यारे बच्चे। आप देखिए ना कि क्या कर रहा, 12 न्यूमेरिकल का रूल क्या कहता है, देख चला। न्यूमेरिकल का एक ही रूल है कि जो पहले हम कह रहे हैं वो पहले कीजिए आप, मतलब दिया गया है, ठीक ना। तो यहाँ पहले लिख देंगे दिया गया है, दिया गया है। अब क्या, अब पढ़ेंगे, कहता 12 वोल्ट विभवांतर के, जो बोल दिया विभवांतर यानी V बराबर दे दिया 12 वोल्ट। अब देखिए ना चला, अब कहता दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश, Q बराबर दे दिया चला 2 कूलम को ले जाने में कितना कार्य किया जाएगा, यानी कि W बराबर वाट। अब ये कैसे बनेगा, बनाते हैं। यहां से हमें एक फॉर्मूला प्राप्त होता है, विभव बराबर हम जानते हैं V बराबर W बटा Q, यानी कि विद्युत विभव बराबर होता है कार्य बटा आवेश, और हमें दोनों पता है। अब देखिए ना, यदि हम इधर लिखते हैं तो V बराबर फॉर्मूला होता है W बटा Q, और V हमें पता है प्यारे बच्चे 12, और W हमें निकालना है और ये Q भी दिया हुआ है, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे प्यारे बच्चे, तो W गुना 1 W, 12 गुना 2 24, और कार्य का ऐसा मात्रक जूल होता है, तो 24 जूल आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा है और वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिए कि अच्छा लग रहा है, और जो आंसर बोलने के लिए वो कमेंट कीजिएगा, प्रश्न का आंसर दीजिएगा, और लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को। चलिए आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न लगा दिया जाए बाबू। देखिए आपके सामने एक बहुत ही सुंदर चित्र को प्रदर्शित किया गया है, आज हम इसका वर्णन करने की कोशिश करते हैं। कितना सुंदर ये चित्र है। प्रश्न संख्या 15 है, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, विद्युत बल्ब का तंतु बनाता, तंतु केकरा कहते हैं। देखिए ये एक सुंदर सा चित्र आपके सामने में प्रस्तुत किया गया। ये सुंदर चित्र केकर है, तो ये सुंदर चित्र बल्ब का है। किसका है प्यारे बच्चे, तो बल्ब का है। अब इस बल्ब में ये जो बना हुआ है, ये जो आपको दिख रहा है, ये इस तरह से घुरा हुआ, ये आपका क्या है, यही आपका तंतु है। इसी को हम लोग कहते हैं फिलामेंट भी। क्या कहते हैं चला, फिलामेंट कहते हैं। अब ये क्या चीज का बना होता है, तो ये आपका बना होता है टंगस्टन का। क्या चीज का बना होता है, टंगस्टन का, टंगस्टन का। यदि इसकी बात करें तो इसका संकेत होता है W होता है। क्या होता है, W होता है।
इसका गलनांक की यदि हम बात करें, गलनांक की बात करें तो ये आपका 3380 डिग्री होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस होता है, लगभग 3400 डिग्री होता है सेल्सियस में। यदि हम प्रतिरोधकता की बात करें तो इसकी प्रतिरोधकता बहुत ज़्यादा होती है। ये इसकी प्रतिरोधकता क्या होती है? प्रतिरोधकता इसका उच्च होता है। प्रतिरोधकता इसका क्या होता है? उच्च होता है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। ये जो होता है ये बाहर में जो आप देख रहे हैं ये कांच होता है, ये कांच का बना होता है। और देखिएगा यदि इसके अंदर की बात करें तो इसके अंदर एक विशेष प्रकार का क्या भरा होता है? गैस भरी जाती है। इसके अंदर जो गैस रहती है, इसके अंदर जो गैस रहती है, ये गैस कौन सा रहता है? तो अक्रिय गैस रहता है। कौन सा गैस रहता है प्यारे बच्चे? अक्रिय गैस रहता है। अब अक्रिय गैस में कौन गैस रहता है? तो इसके साथ अक्रिय गैस में आपका आर्गन आ जाता है। कौन आ जाता है? आर्गन। AR इसका संकेत होता है, आर्गन। साथ ही साथ इसमें हम नाइट्रोजन का भी प्रयोग कर देते हैं। नाइट्रोजन का बात आया तो चिप्स के पैकेट में भी नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं, फुटबॉल में भी नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं। तो उम्मीद करते हैं जितना भी टॉपिक आपको बताया गया आप समझ गए होंगे, और समझ गए तो कमेंट ये लाइक जरूर कीजिए आप लोग, ठीक ना। लाइक नहीं करते हैं, यही सबसे दिक्कत होता है। वीडियो देखता है ठीक है, और उसको जो भी अच्छा खराब जो भी लगे लाइक किया करो यार, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, और ये विद्युत ये बल्ब से संबंधित आपका टोटल जो पूछता है परीक्षा में वो आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 को लगा दिया जाए बाबू, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। 16 को लगा दिया जाए। चलिए क्या बात है, 16 आपका आया क्या? न्यूमेरिकल। और न्यूमेरिकल देख के तो आपको सुकून आना चाहिए, ठीक ना। न्यूमेरिकल देखिए किस तरह का है। कहता है 10 ओम के 2 प्रतिरोध पार्श्व क्रम में जुड़े हैं, यानी कि 10-10 ओम के 2 प्रतिरोध है, और पार्श्व क्रम मतलब होता है समानांतर क्रम। तो उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? देखिए प्यारे बच्चे, इसमें क्या है, प्रतिरोधों को 2 तरह से जोड़ते हैं। क्लास 10th में आप लोग सीखे होंगे, और 12th में तो 3 प्रकार से मिश्रित संयोजन भी करते हैं, तो वो आपको नहीं सीखना है। तो 10th के लिए बाबू रे एक समानांतर क्रम होता है, प्रतिरोधों का समानांतर क्रम। प्रतिरोधों का संयोजन 2 प्रकार से, यहाँ लिख देते हैं। प्रतिरोधों का संयोजन क्या प्रकार से? 2 प्रकार से होता है। पहला आपका होता है समानांतर क्रम, और दूसरा होता है प्यारे बच्चे का श्रेणी क्रम। समानांतर क्रम को हम लोग कहते हैं पार्श्व क्रम। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसमें जब प्रतिरोधों को लगाते हैं तो हमारा जो है 1/r बराबर व्यंजक आता है 1/r1 प्लस 1/r2, और ज़्यादा रहता तो 1/r3 प्लस में कर देते हैं। 4 गो रहेगा तो 1/r4 कर देंगे। इस तरह से आगे बढ़ते जाता। यदि श्रेणी क्रम की हम बात करें तो r बराबर आपका होता है r बराबर आपका क्या होता है? तो r1 प्लस r2 प्लस r3, इस तरह से आगे बढ़ता। ये r जो आपका है ये समतुल्य है। ये जो 1/r है तो r यहाँ से समतुल्य निकालेंगे, ठीक। अब आप फॉर्मूला इसको लिख लीजिएगा, देख लीजिए। अब हमको कह रहा है कौन सा? समानांतर क्रम। तो समानांतर क्रम के लिए हमें ये फॉर्मूला प्राप्त है, तो इस फॉर्मूला पे हम पुट करेंगे और प्राप्त कर लेंगे, तुरंत ज्ञात हो जाएगा। देखिए तो समानांतर क्रम में हमारा R1 कितना दिया है प्यारे बच्चे? 10 ओम दिया है। R2 कितना दिया है? तो 10 ओम दिया है। अब हम 1/r बराबर करेंगे तो 1/r1 प्लस 1/r2 यानी कि 1/10 प्लस 1/10। 1/r बराबर प्यारे बच्चे 10 एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस 1। तो आपका 1/r बराबर बुतरू जैसा कर देते हैं 2/10 हो जाएगा।
और इसको हम यदि काटेंगे तब 5 दूनी 10 हो जाएगा। हमारा प्राप्त हो गया 1/r बराबर 1/5। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे प्यारे बच्चे तो r बराबर क्या आ जाएगा 5 ओम आ जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आता है तो समझना ही है आपको क्या करना है। आगे बढ़ते हैं, लगा दीजिए बाबू रे। तेरे बिना हो गया है। चलिए आगे आगे आपका प्रश्न हाजिर है प्यारे बच्चे। आगे प्रश्न क्या है, वैद्युत 17 नंबर प्रश्न, वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है। वैद्युत प्रतिरोधकता जो होता है ये आपका निर्भर करता है चालक की प्रकृति पे। किस पे निर्भर करता है? चालक की प्रकृति पे। अब देखिए प्रतिरोधकता को हम सूचित क्या चीज से करते हैं? तो रो से करते। क्या चीज से? रो से प्रतिरोधकता को सूचित किया जाता है। इसको रो पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? रो पढ़ते हैं। रो से सूचित किया जाता है। आर बराबर एक फॉर्मूला आता है रो इंटू एल बाय ए। तो रो बराबर आपका हो जाता है आर इंटू ए बाय एल। तो प्रतिरोधकता आपकी चालक की प्रकृति पे पूर्ण रूपेण निर्भर करती है, ना कि चालक की लंबाई पर, ना ही चालक के घनत्व पर, ये सब पर निर्भर नहीं करता, ना कि चालक के क्षेत्रफल पर, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू रहता है। अब उसके बाद चालक की प्रकृति पे निर्भर करता है, साथ ही साथ तापमान पर भी निर्भर करता है। तापमान पर भी। तो आप लिख लीजिएगा चालक के पता ये प्रतिरोधकता जो है निम्नलिखित 2 बातों पे निर्भर करता है। पहला, चालक पदार्थ की प्रकृति पे कि कैसे वो बना हुआ, प्रकृति का नहीं मतलब कौन चीज बनल है। और तापमान यानी कि तापमान पर निर्भर करता है कि वो तापमान यदि बढ़ाएंगे घटाएंगे तो क्या क्या मामला होगा। ठीक, तो ये सीधा समानुपाती होता है। तापमान बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, घटाएंगे तो घटेगा। ठीक ना, तो ये सब आप लोग पढ़े होंगे फाउंडेशन क्लास में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लगा दिया जाए। चलिए प्यारे बच्चे, अगला प्रश्न आपका आ चुका है और इसका हम आंसर तो बताएंगे नहीं, इसका आंसर देने वाले रीजन सहित, इस प्रश्न का आंसर देने वाले बच्चे सबसे पहले जिसका जवाब आएगा रीजन सहित, उसका आपका टेस्ट कल का फ्री हो जाएगा। रीजन सहित रहना चाहिए, खाली आंसर बा देने से नहीं होगा, रीजन सहित रहना चाहिए। कमेंट करके जिसका पहले आएगा कमेंट, उसका टेस्ट फ्री। चलिए आगे बढ़ते हैं, कल हम लोग इसको फिर बताएंगे। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे, चलिए आगे इसको कर दिया जाए। अगला प्रश्न 18 के बाद आपका 19 आता है, और 19 भी तो आपका क्या बात है, न्यूमेरिकल है, ललन टॉप न्यूमेरिकल। अतः 2 ओम 3 ओम 6 ओम, 2 ओम 3 ओम 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में, श्रेणी मतलब सिद्ध का, इस तरह देखिए आपका चित्र भी बनाया हुआ है, जोड़ने पर उनका समतुल्य प्रतिरोध चला। अभी तुरंत बताएं, आर समतुल्य श्रेणी में, आर समतुल्य बराबर क्या होता है प्यारे बच्चे? R1 + R2 + R3। अब तो लगते हैं आंसर तो और मुंह में आ जाना चाहिए। R1 2 2 3 3 6 6। अब बोलना चला 9 9 2 11 11 11 में इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा है और पढ़ने में मजा आ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिए और लिखिए जरूर, और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। चलिए रोज दिन आप बोलते हैं सब्सक्राइब करें, आप लोगों को करना चाहिए ताकि आपको बेहतर अंक प्राप्त हो। इस पर 10th का तो साइंस पूरा एकदम जो है ना क्लियर करवा दिया जाएगा। आगे लगा दीजिए बाबू, आगे 20 नंबर। क्या बात है, 20 नंबर हम बता देते हैं, नहीं तो इसमें तो प्राइज रखते हैं, ठीक ना। जो सबसे पहले इसमें ये इसका एक ये न्यूमेरिकल है, लेकिन हम बता देते हैं इसको, ठीक ना। कहता प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटकर, यानी कि मान लेते हैं एक चालक पदार्थ है और इस चालक पदार्थ का 5 टुकड़ा करते हैं हम बराबर बराबर भाग में, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग और 5 भाग, ये सभी बराबर है। ये मान लीजिए 1 ओम है, ये तो ये भी 1 ओम, ये भी 1 ओम, ये भी 1 ओम होगा और ये भी 1 ओम होगा। अब देखिए कि टोटल के मिला के हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो टोटल बराबर यानी कि टोटल आर है, तो टोटल बराबर 1 1 जोड़ देंगे सबको,
क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, एक 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 यानी कि 5 ओम। यानी कि मान लेते हैं कि ये R का वैल्यू हमारा कितना है, 5 ओम है। इसको बराबर भागों में 5 भाग में बांटे हैं तो 1-1 ओम का प्राप्त हुआ। अब प्रश्न पढ़ते, कहता प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काट कर, अब इसको काट दिए हैं, ठीक, काट कर संयोजित पार्श्व क्रम में संयोजित कर देते हैं। अब पार्श्व क्रम मतलब होता है 1 यानी कि समांतर क्रम, तो 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1, 5 गो है तो 1/r3 प्लस 1/r4 और प्लस 1/r5 हो जाएगा। अब देखिए ना प्यारे बच्चे, संयोजित कर देने पर तुल्य प्रतिरोध R डैश होता है, ई जो आएगा ना ये R डैश के बराबर है। तो देखिए R की जगह अब R डैश हो जाएगा, तो 1/, देखिए ये आपका क्या है, R1 कितना है, 1 है, R2 कितना है प्यारे बच्चे, 1 है, R3 1/1 सब 1/1 1/1 1 यानी 4 1 5, तो 1/r डैश बराबर आपका क्या हो जाएगा, 1/1 सब जुट जाएगा यानी 5 हो जाएगा, तो 5/1, तो एलसीएम 1 हो जाएगा, 5/1 इतना तो आप कर लीजिएगा। तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यदि हम करते हैं तो R डैश बराबर हमारा कितना प्राप्त हो जाएगा, R डैश बराबर प्राप्त हो जाएगा आपका कितना, R डैश बराबर आपका हो जाएगा 5 यानी कि अपोजिट हो जाएगा, ये अपोजिट करेंगे तो ये अपोजिट यानी 1/5 1/5। अब देखिए ना कि और की प्रतिरोध हो तो R/R डैश, अभी नहीं हुआ चला, R/R डैश पूछ रहा है, रे घबराना नहीं। R कितना है, R आप देख रहे हैं 5 ओम है, 5/R डैश कितना चला 1/5, ये ऊपर जाएगा तो 5 गुना 5/1 बराबर है बबुआ 25 ओम इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं किए, एक प्रतिरोध है R के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटकर पार्श्व क्रम में संयोजित किया था। मान लेते हैं वो तार है और प्रतिरोध मान लेते हैं कि R प्रतिरोध है, शुरू में मान लिया R प्रतिरोध, लेकिन 5 बराबर भागों में तो आसान करने के लिए मान लेते हैं एक ओम का था, तो टोटल कितना 5 ओम का हो गया, तार का प्रतिरोध 5 ओम हो गया, तो R बराबर हमारा 5 ओम प्राप्त हो गया। अब देखिए कहता है पार्श्व क्रम में जोड़ रहे हैं मतलब कि समांतर क्रम में, तो 1/r1 इतना फॉर्मूला होता है, तो 1/r डैश बराबर ये आपका R नहीं है, ये R डैश हो जाता है, समतुल्य प्रतिरोध R डैश हो जाता है 1/r डैश। अब देखिए 1/r1 की जगह एक सब 1-1 है तो 1-1 कर देंगे। अब एलसीएम निकाल लेंगे तो 1 + 1 + 1 यानी 5 तक हो जाएगा, तो एलसीएम निकाल के 1/r डैश बराबर 5/1, तो ये आपका R डैश बराबर 1/5 ओम प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से वैल्यू पूछ रहा है किसका, R/R डैश का, तो 5/1/5 डेट इज द 25 ओम इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका अगला प्रश्न, ये लास्ट आपका प्रश्न है और ये प्रश्न आपका रिपीट हो चुका है, इसलिए ये प्रश्न आपका रिपीट हो गया है। सेम 17 नंबर बुझा रहा है, 17 नंबर यही है, वैद्युत प्रतिरोधकता निम्नलिखित किस बातों पर निर्भर करता है, तो चालक पदार्थ की प्रकृति पे। तो आपका चैप्टर होता है समाप्त, क्लास 10th के चौथा चैप्टर जो फिजिक्स का है। ध्यान से सुनना बच्चों को और लिख लेना आप लोगों को कॉपी में। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और कमेंट कीजिए कि हमको वीडियो कैसा लगता है, ठीक है ना, खाली देखिए नहीं। चलिए आ जाए तक रहते हैं, जय हिंद।